नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजवेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स के 63वें स्थापना दिवस के अवसर पर लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दरअसल आपको बता दें, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की और शिरकत करते हुए वहां मौजूद जनसभा को जवानों को की अनुशासित कदमताल, बेहतरीन ड्रिल और उत्साह ने समारोह में मौजूद अधिकारियों और अतिथियों को प्रभावित किया। वहीं इस दौरान सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। मैं सबसे पहले बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की स्मृति को नमन करते हुए उनके इस पावन पुण्यतिथि के अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज का दिन हम सबके लिए एक प्रेरणा दिवस है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने फर्श से अर्श तक की दूरी, यानी जमीन से और आसमान की उन ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए जो परिश्रम किया, जिन चुनौतियों से वो जूझे, जिन कठिनाइयों का सामना उनको करना पड़ा, जिस सामाजिक भेदभाव कि उन रूढ़िगत विषमताओं से जकड़े हुए समाज से उभर करके उन्होंने कोटि कोटि वंचितों, दलितों और अति पिछड़ों को सम्मानजनक जीवन देने के लिए एक नया अवसर उपलब्ध कराया है, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का दिवस है आज का महापरिनिर्वाण दिवस का ये समारोह। और ये हमारा सौभाग्य है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की उन्हीं शिक्षाओं से प्रेरित होकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर आज उस प्रकार के एक अभियान चल रहे हैं। आपने देखा होगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जब भारत का संविधान बनाया था, भारत के संविधान के शिल्पी के रूप में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन किया था। 3 महत्वपूर्ण शब्द उसकी प्रस्तावना में रखे थे। वह था न्याय, स्वाधीनता यानी समता और बंधुता। न्याय, समता और बंधुता, ये 3 शब्द अगर आप देखेंगे, मोदी जी ने सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ हर गरीब को, हर वंचित को, हर दलित को, हर पिछड़े को, हर महिला को, हर युवा को प्राप्त हो सके, इसके लिए देश के अंदर जो कार्यक्रम अभियान प्रारंभ किए वो आज आप सबके सामने है। गरीब को राशन की सुविधा का लाभ हो, वंचित को मकान की सुविधा का लाभ हो, हर गरीब के घर में शौचालय के निर्माण का कार्य हो, समाज की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके जिस अभियान को आगे बढ़ाने का स्वास्थ्य की बेहतरीन सुविधा हर गरीब को प्राप्त हो सके, इसके लिए चलाए जाने वाले अभियान का हिस्सा हो। घरौनी के माध्यम से जहां पर आपका घर है वहां का मालिकाना अधिकार उपलब्ध करवाने का कार्य हो, ये उसी समता, न्याय और बंधुता का हिस्सा है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान की प्रस्तावना में भारतवासियों के सामने प्रस्तुत किया था। हमें अपने संविधान पर गौरव की अनुभूति होती है, हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर गौरव की अनुभूति होती है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उस समय भी हम सबको उन सभी खतरों के प्रति जागरूक किया था। याद करिए, उन्होंने उस समय एक बात कही थी, जो बात यहां पे पहले अभी असीम अरुण जी ने कहा, मैं उसमें आने के पहले एक बात जरूर कहना चाहूंगा। जब उस समय कांग्रेस के एक बड़े नेता ने, जिन्होंने 1923 में वंदे मातरम गाने से इनकार कर दिया था,
कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में रहते हुए, और जब वह अंतिम समय उनका आया तो उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी कि मेरी इच्छा है कि मैं यरूशलेम में मरूं। बाबा साहब ने तब एक टिप्पणी की थी कि जो व्यक्ति भारत की धरती पर पैदा होकर के भारत की सुविधा का उपभोग करके भारत की धरती को पवित्र न मानता हो, उस व्यक्ति के द्वारा दिए जाने वाले वक्तव्य कभी भारतवासियों के हित में नहीं हो सकते। दुर्भाग्य से उस तुष्टीकरण की नीति पर चलने वाले दल न केवल भारत का अहित कर रहे हैं, बल्कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी अपमान कर रहे हैं और इस देशवासियों को उनकी सुविधाओं से वंचित करने की कुत्सित चेष्टा का हिस्सा भी उनका है। हमें याद करना होगा इस बात को कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आज जो भी सुविधाएं और जो भी संपन्नता आपको प्राप्त हो रही है, ये सभी कुछ उनकी प्रेरणा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत अपने महापुरुषों पर गौरव की अनुभूति करता है, उन्हें सम्मान देता है। पंचतीर्थ के निर्माण का कार्यक्रम हो या अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के छात्रों को मिलने वाली स्कॉलरशिप और अन्य सुविधाएं, ये उसी क्रम का हिस्सा है। अभी यहां पे कार्यक्रम के संयोजक श्री डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी कुछ बातें कह रहे थे। उनके द्वारा कहा जा रहा था कि जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं या संविदा के कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, उनको उचित मानदेय मिले। हमारी सरकार ने तय कर लिया है, हमारी सरकार ने तय कर लिया। उसके लिए हमने एक कारपोरेशन का गठन भी कर लिया है और मुझे लगता है कि अगले 1-2 महीनों के अंदर ही यह सुनिश्चित हो जाएगा कि हर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को, हर सफाई कर्मचारी को, हर संविदा के कर्मचारी को न्यूनतम मानदेय देने की गारंटी सरकार उसको उपलब्ध करवा देगी। जीरो पॉवर्टी का हमारा अभियान भी उसी का हिस्सा है। अभी भी जो वंचित है, जो सुविधा का लाभ नहीं प्राप्त कर पाया है, अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ी जाति के गरीबों की, उन सभी तबकों को चिन्हित करने का कार्य हमारा लगभग फाइनल हो चुका है। इस समय उनके किसी के राशन कार्ड बन रहे हैं, किसी के लिए पेंशन के कार्ड बन रहे हैं, किसी को अन्य सुविधाओं का लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है। और जिसके पास आवास नहीं होगा उसको आवास की सुविधा देंगे, जिसके पास आयुष्मान का कार्ड नहीं होगा उसको 5 लाख रुपए की आयुष्मान की सुविधा का लाभ उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन कोई भी गरीब, कोई भी वंचित, अभावग्रसित नहीं रहेगा। उसको सभी प्रकार की सुविधाओं से संपन्न बनाने का काम ये डबल इंजन की सरकार आज कर रही है और उस अपने उस अभियान को आगे लेकर के कार्य करेगी। आज हमारी सरकार एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रही है और वह निर्णय है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जहां जहां भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां लगी हैं, उन मूर्तियों में अक्सर होता है कुछ शरारती तत्व आकर के मूर्तियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, क्षतिग्रस्त करने का कुत्सित प्रयास करते हैं। अब हमारी सरकार एक व्यवस्था बनाएगी, उन मूर्तियों की एक बाउंड्री वाल बना करके उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करेगी। मूर्ति को जहां पर ऊपर से छत नहीं है तो उसके ऊपर एक छत्र लगाने का काम करेगी, जिससे सुरक्षित और सम्मानजनक ढंग से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। हर मलिन बस्ती को, हर दलित बस्ती को, अनुसूचित जाति बस्ती को, जनजातीय बस्तियों को हम कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने के कार्यक्रम को, जो अगर बच गया है, यद्यपि ग्राम्य विकास विभाग ने, नगर विकास विभाग ने इन कार्यक्रमों को पूरा करने का काम किया, लेकिन फिर भी अगर कोई बचा होगा उसको हम पूरी तरह कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आज एक बार फिर से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की इस महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर उनकी स्मृति को नमन करता हूं
प्रदेश सरकार और प्रदेश के 25 करोड़ जनता जनार्दन की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आप सभी अंबेडकर महासभा और प्रदेश के हर उस गरीब, दलित, वंचित नागरिक से इस बारे में मैं अपील और उनसे इस बारे में उन्हें आश्वस्त करता हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का यह जीवन दर्शन हमें एक नई प्रेरणा देता है और ये डबल इंजन की सरकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की उन प्रेरणाओं से प्रेरित होकर के समाज और राष्ट्र को सशक्त बनाने में भारत के संविधान के गौरव को पुनर्स्थापित करने की दिशा में निरंतर प्रयत्नशील होकर के कार्य करेगी। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मेहनत और समर्पण के प्रतीक अन्नदाताओं को डबल इंजन सरकार ने दी है नई पहचान। कर्मयोगी सरकार ने किया है वो दमदार काम जो दशकों तक था सिर्फ सपना। उत्कर्ष के इन 8 वर्षों में गन्ना किसानों को किया गया है रिकॉर्ड 2,90,000 करोड़ रुपए से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान। वर्ष 2007 से 2017 तक हुए भुगतान से यह 1,48,000 करोड़ रुपए है अधिक। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पारदर्शिता और तकनीक से जुड़ी नई व्यवस्था ने बदली है गन्ना किसानों की तकदीर। वर्ष 2017 से अब तक 4 बार बढ़ाया गया है गन्ना समर्थन मूल्य। गन्ना पेराई सत्र 2025-26 में गन्ना किसानों को होगा 3,000 करोड़ रुपए से अधिक का अतिरिक्त लाभ। नई चीनी मिलें और बढ़ी क्रशिंग क्षमता ने असल मायनों में गन्ने की फसल को बनाया है ग्रीन गोल्ड। काम दम ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर लखनऊ में विशेष श्रद्धांजलि सभा आयोजित हुई, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत कर बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की। सभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की भी पावन महापरिनिर्वाण दिवस है। यह दिन एक प्रेरणा दिवस है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने प्रत्येक भारतीय को एक ही प्रेरणा दी। वे कहते हैं कि हमारी पहचान मेरे परिवार, मेरी जाति, मेरे क्षेत्र, मेरी भाषा से नहीं, बल्कि हर भारतीय के मन में एक ही भाव आना चाहिए कि हम सभी जन्म से लेकर के अपनी अंतिम यात्रा तक हमारी पहचान केवल एक भारतीय के रूप में होनी चाहिए। और उस भारतीयता की पहचान के लिए, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हर भारतवासी से कहा था कि यूनिफॉर्म धारी फोर्स के प्रति सम्मान का भाव हम सबके मन में होना चाहिए। और वह तभी होगा जब इस प्रकार का प्रदर्शन और इस प्रकार का परिसर हम सब बनाने के लिए प्रतिबद्ध होते हुए दिखाई देंगे, तो हर भारतीय के मन में उस श्रद्धा और सम्मान का भाव भी झलकता हुआ दिखाई देगा। 6 दिसंबर 1963 को उत्तर प्रदेश होमगार्ड की स्थापना हुई थी और तभी से यह संगठन अटूट सुरक्षा कवच की तरह उत्तर प्रदेश पुलिस बल का एक संबल बना हुआ है। और मुझे ये जानकर के बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हुई कि महामहिम राष्ट्रपति
के पदक से उत्तर प्रदेश होमगार्ड विभाग के 2024 में विशिष्ट सेवा के लिए 3, सराहनीय सेवाओं के लिए 11 और 2025 में सराहनीय सेवाओं के लिए 3 और भारत सरकार के 38 कमेंडेशन डिस्क से भी उत्तर प्रदेश होमगार्ड के जवानों को अलंकृत किया गया है। हम लोग अक्सर देखते थे कि होमगार्ड के लोग जवानों को उपेक्षित कर दिया जाता था, लेकिन अब राष्ट्रपति का सम्मान भी उन्हें प्राप्त हो रहा है, गृह मंत्रालय का भी पुरस्कार उन्हें सम्मानित कर रहा है और मैं ऐसे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को जिन्हें आज यहां पर यह सम्मान प्रदान किया गया है उन्हें हृदय से बधाई देता हूं। होमगार्ड संगठन अब केवल पुलिस के सहायक के रूप में ही नहीं है। अब तो आप देखते होंगे कि पुलिस के साथ कानून व्यवस्था और शांति का माहौल बनाए रखने में तो उनका योगदान मिलता ही है। यातायात के संचालन में, डायल 112 में इनका सराहनीय योगदान, चुनाव ड्यूटी के दौरान न केवल प्रदेश में बल्कि देश के अंदर भी विभिन्न राज्यों में इनकी डिमांड होती है, जेल की सुरक्षा में, किसी आपदा के नियंत्रण करने में, यानी हर प्रकार से ये लोग कार्य कर रहे हैं। जेल की सुरक्षा, सार्वजनिक इमारतों की सुरक्षा, बड़े आयोजनों में महाकुंभ के साथ साथ परीक्षाओं को सकुशल संपन्न कराने में भी आज यह संगठन कार्य कर रहा है। प्रदेश में वर्तमान में आपदा मित्रों की नियुक्ति हो रही है और मुझे प्रसन्नता है कि होमगार्ड विभाग ने राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के साथ मिलकर 4000 से अधिक होमगार्ड के जवानों को इसका प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया है। यहां मैं विशेष रूप से महाकुंभ 2025 का उल्लेख करना चाहूंगा, जिसमें होमगार्ड के 14,000 से अधिक जवानों को तैनात किया गया था और उन सभी को वहां पर उनकी सराहनीय सेवाओं की सबने प्रशंसा की थी। होमगार्ड विभाग आज अपनी वेबसाइट पर होमगार्ड मित्र ऐप के माध्यम से पारदर्शी और डिजिटल व्यवस्था विकसित करके वहां पर उनकी उपस्थिति, ड्यूटी भत्ता, यूनिफॉर्म भत्ता और भुगतान की हर जानकारी आसानी से इस ऐप के माध्यम से उन्हें उपलब्ध कराया जा सकता है। मैंने स्वयं भी इस चीज को अनुभव किया है कि प्रदेश के अंदर होने वाले पर्व और त्योहारों में, विभिन्न आयोजनों में, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, आजादी के अमृत महोत्सव और तिरंगा जो मार्च होता है, पर्यावरण और जल संरक्षण जैसे राष्ट्रीय और सामाजिक सरोकारों के अभियानों में भी होमगार्ड विभाग अपना अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान देता है। होमगार्ड जवानों के उस योगदान को ध्यान में रख करके मुझे याद है जब 2020 में वैश्विक महामारी कोविड आया था, कोविड महामारी के दौरान अन्य राज्यों में फंसे हुए उत्तर प्रदेश के कामगार और श्रमिकों को सकुशल वापस लाने के लिए जब कोई सहायता नहीं मिल पाई, तब मैंने उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के साथ हर वाहन में एक दो होमगार्ड के जवानों को लगाया था और उन जवानों ने अपनी जान की परवाह नहीं की। प्रदेश के एक एक व्यक्ति को बचाने के लिए उन्होंने वहां पूरी निष्ठा के साथ योगदान दिया था। तब मैं यहां पर पहली बार होमगार्ड स्थापना दिवस के कार्यक्रम में आया था और तब मैंने उस समय कहा था कि प्रत्येक उस जवान के लिए जो जवान किन्हीं कारणों से सेवा काल के दौरान बलिदान हो जाता है, उसके परिवार के आश्रित को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि हम लोग उपलब्ध करवाएंगे और इसके तहत हम लोगों ने 2871 दिवंगत होमगार्ड जवानों के आश्रितों को
143 करोड़ 55 लाख रुपए की अनुग्रह राशि का भुगतान अब तक किया जा चुका है। दैनिक होमगार्ड जवानों की बेहतरी के लिए उनके दैनिक भत्तों और प्रशिक्षण भत्तों में वृद्धि किया गया है और अंतर जनपदीय भत्ते को भी बढ़ा करके अब 4 गुना कर दिया गया है। हमारी सरकार होमगार्ड स्वयंसेवकों की अच्छे टर्नआउट को देखते हुए सर्वप्रथम 3,000 रुपये प्रति 3 वर्ष में ऑनलाइन भुगतान किए जाने की व्यवस्था भी उनके लिए की गई है। प्राथमिकता में होमगार्ड विभाग के अपने कार्यालय और आवासीय भवनों की भी व्यवस्था, यह हम लोग प्राथमिकता के आधार पर आज इस कार्य को भी आगे बढ़ा रहे हैं। इसी का परिणाम है कि आज विभाग के पास 44 कार्यालय अपने भवनों में संचालित हैं। 9 कार्यालय भवन और मुख्यालय परिसर में कर्मचारियों के आवास के लिए G+11 बहुमंजिला भवन का निर्माण कार्य भी अब प्रगति पर है। दुर्घटना में दिवंगत होने वाले होमगार्ड के आश्रितों को विभाग और विभिन्न बैंकों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए दुर्घटना बीमा के रूप में अब 35 से 40 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी अब उपलब्ध करवाई जा रही है। होमगार्ड के जवानों के कल्याण के लिए सरकार पूरी तरह संकल्पित है। वर्तमान में हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश पुलिस बल में 2,19,000 पुलिस कार्मिकों की भर्ती की प्रक्रिया को अब तक पूरा किया है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि वर्तमान में हम लोग 45,000 होमगार्ड के जवानों की भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं और इसमें हम लोगों ने इस बात को प्राथमिकता दी है, जिस जनपद का निवासी है उस जनपद में उसकी भर्ती हो, आपदा प्रबंधन की उसकी ट्रेनिंग हो, आपदा ट्रेनिंग के साथ फर्स्ट रिस्पॉन्ड पर्सन के रूप में होमगार्ड का जवान वहां जाकर के लोगों को राहत देने में अपना योगदान देगा और इसको उधर गुजरात में बायो सीएनजी प्लांट के उद्घाटन और पाउडर प्लांट की आधारशिला रखने के अवसर पर गृहमंत्री अमित शाह ने शिरकत की और कार्यक्रम के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज बनास डेरीनी કેટલીય નવી શરૂઆતોનું ભૂમિપૂજન અને લોકાર્પણ અહીંયા આજે મને કરવાનો મોકો મળ્યો। બનાસકાંઠાની અંદર ગલબાભાઈએ જે યાત્રા શરૂ કરી એ યાત્રા ધીરે 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 વધતા વધતા 400 રૂપિયાનું दूध ભરાતું એમાંથી 24,000 કરોડના વેપાર સુધી પહોંચી છે। 24,000 કરોડના। અને અહીંયા બહેનો બેઠી છે। હું દેશભરમાં જ્યાં જઉં છું ત્યાં કહું છું કે ગુજરાતની બહેનોએ ગુજરાતના ગામડાને સમૃદ્ધ કરવાનું કામ મારી ગુજરાતની માતાઓ બહેનોએ કર્યું છે। એમને આગળ વધારો। અહીંયા બેઠેલા સૌ કિસાન ભાઈઓ બહેનો, ખેડૂત ભાઈઓ બહેનો અને વિશેષ કરી સહકારી આગેવાનો, ગામની દૂધ મંડળીના ચેરમેન, બનાસના ડિરેક્ટરો, ખરેખર તમને બધાને ખબર નથી કે તમે કેવો ચમત્કાર સર્જ્યો। 24,000 કરોડની એક કંપની ઊભી કરવી હોય तो कॉर्पोरेट ने पण परसेवा छूटी जाए। मारी बनासनी बहनों और मारा खेडूतोए जोतामां 24,000 करोड़नी कंपनी उभी करी। અને આજે હું મારી સાથે દેશની સંસદના બંને સદન લોકસભા અને રાજ્યસભા એના પ્રતિનિધિઓને લઈને આવ્યો છું। 2 દિવસથી એ લોકો અહીંયા છે અને જાન્યુઆરીમાં દેશભરની બધી ડેરીના 250 ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર આવવાના છે। તમારો પરાક્રમ જોવા માટે, તમારો ચમત્કાર જોવા માટે કે બનાસકાંઠાએ શું કર્યું છે। મિત્રો 85, 86, 87 ના દુકાળમાં
હું એક કાર્યકર્તા તરીકે અહીં આવતો હતો, લૂ વાય, ગરમ લાય, પવન અને માણસને શરીરનું બધું પાણી વરાળ બનીને ઉડી જાય એવું વાતાવરણ હતું. ખેડૂતો મળતા પૂછતા, અમે જૂના ચંપલ અને સુખડી વેચવા જતા, જ્યાં સરકારી કામ ચાલતું, ત્યાં ચોકડીઓ પાડવાનું કામ ચાલતું, ત્યાં અને फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।